लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। लानत हो ऐसी चापलूसी पर जो हद दर्जे तक करने के बाद भी काम ना आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं चापलूस आजम यानी वसीम रिजवी की। भाई ने यूपी में योगी सरकार बनने के बाद कड़वे तेल का पीपा उंडेल उंडेल कर अपनी जुबान से दिन रात मालिश की। राजनीतिक स्वार्थ और खुद को किए गए गुनाहों की सजा से बचाने के लिए सुबह से शाम तक मुसलमानों को मुंह भर भर कर गालियां दी बंदे ने। लेकिन नतीजा हुआ क्या? नतीजा यह हुआ कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। मामला लखनऊ और प्रयागराज में वक्फ की संपत्तियों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी से जुड़ा है। एफआईआर में 2 अधिकारी और 3 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। दरअसल प्रयागराज कोतवाली में 8 अगस्त 2016 को वक्फ की संपत्ति बेचने पर और हजरतगंज में 27 मार्च 2017 को कानपुर की वक्फ संपत्ति ट्रांसफर करने के मामलों में एफआईआर हुई थी। दोनों में बंदे का नाम था। तब रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था। मतलब आप समझिए जरा कि भारत के मुसलमानों में अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला, भगवान राम के आदर्शों की माला जपने वाला इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि उसने जन कल्याण में मुसलमानों की तरफ से दान में दी गई या वक्फ करवाई गई जमीनों को ही बेच खाया। और उन्हें बेचकर चापलूस रिजवी साहब कर क्या रहे थे? वो फिल्में बना रहे थे, बीजेपी के एजेंडे को सूट करने वाली फिल्में। जैसे चापलूस रिजवी ने राम जन्मभूमि और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी आयशा रजी अल्लाह अन्हा की फिल्में, उन पर आधारित फिल्में बनाई, दोनों ही विवादित मुद्दे। वसीम रिजवी ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों को दिखाने के लिए सिलेक्टेड एजेंडे के तहत श्रीनगर मूवी बनाने का ऐलान किया। उसके नफरती चिंटुओं को खुश करने के लिए धर्म परिवर्तन पर केंद्रित फिल्म हेल्पलेस भी बनाई। उसका मकसद था कि बीजेपी उसे माफी का ऑस्कर थमाते हुए राजनीति का दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी सौंप दे। लेकिन रिजवी से घपलों के अलावा एक और गलती हो गई थी जो उसकी जान का बवाल बन गई। दरअसल चापलूस रिजवी ने योगी कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहसिन रजा, जो कि योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री भी हैं, उन पर इसी साल ऐसा आरोप लगाया जो उनके चापलूसी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। दरअसल वसीम रिजवी ने मोहसिन रजा पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्नाव के सफीपुर में वक्फ की जमीन को बेच दिया। इसके बाद मोहसिन रजा ने रिजवी पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। रिजवी की हिमाकत से सरगर्मी मानहानि के केस से आगे बढ़ी और यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से 11 अक्टूबर 2019 को वसीम रिजवी पर दर्ज भ्रष्टाचार के 2 मामले में केंद्रीय इकरामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया था। और अब परम बीजेपी भक्त वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज कर ली है। दोस्तों, पागल आदिलाबादी का एक शेर आपको सुनाता हूं। पैरोकारी चापलूसी काले धन का जोर है, कोई रिश्वतखोर है तो कोई आदमखोर है, और लोग अब ये कहने लगे हैं वसीम रिजवी चोर है। यह आखिरी लाइन मेरी थी। अब वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मानहानि का केस करने वाले मंत्री मोहसिन रजा साहब ने कहा है कि रिजवी के खिलाफ भ्रष्टाचार की बहुत सी शिकायतें मिली थीं, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। रजा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार दोषियों को जेल भेजने से लेकर पीड़ितों के साथ न्याय करने का काम करेगी। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के तहत हुई है। वाह वाह वाह, क्या बात है। भक्तों और नफरती चिंटुओं के लिए तारिक फतेह के बाद उनके अघोषित पप्पाओं के तौर पर वसीम रिजवी का ही नाम आता था। यकीन है और यकीनन आज वो सारे लोग यतीम सा महसूस कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि टीवी पर अब कौन ऐसा तथाकथित मुसलमान आएगा जो हमारे कलेजे की ठंडक के लिए खुद मुसलमानों को आतंकवादी, जिहादी और खतरा बताए, जबकि असल खतरा तो भक्त, चिंटू और रिजवी जैसे लोग हैं। खैर, जिन वसीम रिजवी को उनके ही लफ्जों में भगवान राम ने सपने में आकर खुद दर्शन देकर कहा था कि वो दुखी हैं, उनकी नाले की गैस जैसे पवित्र वसीम रिजवी पर अब सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने आईपीसी की धारा 409, 420, धारा 420 ऐसे संस्कारी आदमी पर और धारा 506 के तहत वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयद रिजवी और वक्फ इंस्पेक्टर वाकर रजा के
अलावा नरेश कृष्ण सोमानी और विजय कृष्ण सोमानी को नामजद किया है। अब आपको वसीम रिजवी के कुछ उच्च कोटि के चापलूसी वाले बयानों की हेडलाइन बताते हैं। फिलहाल ये बयान उसे बचाने में काम नहीं आने वाले। वंस अपॉन ए टाइम रिजवी ने कहा था, अगर मुसलमान पक्षकार अयोध्या में ज़मीन ना लें तो हमें दी जाए। शिया वक्फ बोर्ड अस्पताल का निर्माण करेगा। अरे चचा, निर्माण के बहाने इसे भी बेच खाने का प्लान था क्या? वसीम रिजवी ने वंस अपॉन ए टाइम अगेन फिर कहा था, राहुल गांधी को सलाह दी थी। उन्होंने कहा था राहुल को इस्लाम कबूल कर पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहिए, वो इमरान खान को हराकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। निजामुद्दीन मरकज पर शिया वक्फ बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा था कि तबलीगी जमात की कमान कट्टरपंथी और आतंकी मुल्लाओं के हाथों में है। अब समझ रहे हैं ना कि ये भाषा और सेंटेंस किस पार्टी की और किस चिंटुओं की भाषा से मेल खाते हैं। बस उसी पार्टी में वसीम रिजवी को घुसकर अमर हो जाना था, लेकिन सीबीआई ने उनको एंथोनी बना दिया। फिलहाल रिजवी जैसे लोग अगर जेल चले जाएंगे तो सोचिए उन तथाकथित पत्रकारों का क्या होगा जो उन्हें इस्लाम का जानकार मानकर अपनी डिबेट में बैठाते थे। यकीनन रिजवी के साथ वो भी आज थोड़ा सा दुखी होंगे। आखिर मुसलमानों को गालियां दिलवाने वाले वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिए इतना मुफीद चापलूस चेहरा इतनी जल्दी कहां से लाया जाएगा? ओह माय वसीम रिजवी, तुम्हें क्या पता तुम नफरत के लिए कितना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर हो। खैर, तुम्हारे फंस जाने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आ ही जाएगी। वसीम रिजवी आए दिन ऐसे बयान देते थे जिसको लेकर वो चर्चा में रहते थे या वो चर्चा में रहने के लिए बयान देते थे। उनके बयानों का एक ही एजेंडा था, मुसलमानों को शैतान साबित कर देना। देश के मुसलमानों को, मदरसों को, तबलीगी जमात को, हर किसी को वो गलत बताते थे। सिवाय उनके और कोई सही नहीं था। वो मुसलमानों का तमगा अपने सीने पर ठोक कर चलते थे और बताते थे कि फलाना गलत है, फलाना गलत है, और उनको देखकर ताली बजाते थे लोग, क्योंकि सुनने वालों को तो यही सुनना था जो नफरत करने वाले हैं। वरना तो हमारे जानने वालों में ऐसे थे जो गैर मुस्लिम होकर भी उन्हें गाली देते थे कि ये अपने आप को बचाने के लिए या अपने सिलेक्टेड एजेंडे के लिए या अपने राजनीतिक भविष्य के लिए ऐसा सब कुछ बोल रहा है, ऐसी बयान दे रहा है, ऐसी बेबुनियाद बेतुकी बातें कर रहा है। समझदार समझते थे, लेकिन वसीम रिजवी दरअसल समझदार लोगों का नहीं, ऊपरी माले से जो खाली हो चुके हैं कुछ सालों से, उनके लिए हीरो था। जैसे उनके लिए तारिक फ़तेह हीरो है, वो तो भगौड़ा है पाकिस्तान का, खैर उसकी क्या बात करना। वसीम रिजवी जैसे लोग तो लखनऊ में रहते थे, उन्हें अखिलेश सरकार में बनाया गया था शिया बोर्ड का अध्यक्ष। तब उन्होंने कई घपले किए थे। ये घपले वही हैं जिसमें आए अब जो सीबीआई की जानकारी, वो अब सीबीआई जो जांच करेगी, एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन वसीम रिजवी जैसे लोग अपने आप को पाक दामन बताते थे, पाक साफ बताते थे, राम भक्त बताते थे, हनुमान भक्त बताते थे। दरअसल वो इनमें से किसी के भक्त नहीं थे, वो भक्त थे। वो भक्त बनना चाहते थे, पूरे परम भक्त बनना चाहते थे, अखंड भक्त बनना चाहते थे, चमन भक्त बनना चाहते थे। लेकिन सीबीआई ने उनको कुछ और बनाने का फैसला किया है। किसके कहने पर जो है ये केस में सरगर्मी आई है। काफ़ी दिनों से, सालों से लंबित पड़ा था, लेकिन अब अगर सरगर्मी आ गई है तो कम से कम कान तो ठंडे रहेंगे कुछ दिन जहर कानों में नहीं घुलेगा। कुछ दिन शायद कोई ढंग की बात करे, अगर ढंग की भी नहीं करता तो बेढंगी बात तो नहीं करेगा। लेकिन वसीम रिजवी जैसे लोग समाज के लिए बहुत ख़तरनाक लोग हैं, जो हमेशा समाज के बंटवारे वाले बयान देते हैं, जो एक समाज को दूसरे समाज के सामने लाकर खड़ा करते हैं, एक को विलन बनाते हैं, दूसरे को हीरो बनाओ ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। जिसे विलन बना रहे हो उसके बारे में अगर सब विलन सोचने लगेंगे तो क्या होगा। वसीम रिजवी आप जैसे लोग असल में विलन हैं, जो अपने पापों के घड़े को भरने से रोकने के लिए, अपने पापों पे पर्दा डालने के लिए ऐसे बयान देते थे जिससे आपका राजनीतिक हित सध सके। लेकिन हर गुनाह का एक आखिरी दिन होता है। आज भले ही जांच चल रही हो, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई हो, लेकिन एक दिन आपके पाप का घड़ा भरेगा। जनता देखेगी, जो आपने बयान दिए हैं उसका हिसाब जनता एक दिन करेगी आपसे, और आपको पालने पोसने वालों का भी हिसाब किया जाएगा। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।